चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, वॉर ऑफ सर्वाइवल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन में आखिर क्या विवाद है, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम क्यों फिलिस्तीनी रॉकेटों को नहीं रोक सका, और क्या यह युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर का टर्निंग पॉइंट है, और आखिर कैसे अगर यह युद्ध नहीं रुका तो तीसरा वर्ल्ड वॉर निश्चित है, और इस युद्ध में हमें किस देश का समर्थन करना चाहिए, और सबसे अहम बात, इस युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 7 अक्टूबर 2023, सुबह करीब 6:30 बजे। इजराइल के आसमान में एक साथ एक या दो नहीं करीब 5000 रॉकेट दिखाई देते हैं। रॉकेट तेजी से इजराइल के रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। इन रॉकेटों के लॉन्च होने के साथ ही इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपको बता दें कि आयरन डोम सिस्टम इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी अनऑथराइज ऑब्जेक्ट को हवा में ही ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ सैकड़ों रॉकेटों को रोक सकता है, लेकिन इस समय रॉकेटों की संख्या हजारों में थी। इसके अलावा आयरन डोम सिस्टम में तकनीकी खराबी थी। इसके हार्डवेयर को पिछले 10 सालों से नहीं बदला गया था। यहाँ कुछ ऐसा हो गया जैसे एक रेसलर जो पहले से ही बीमार हो, ऊपर से उसे ऐसे रेसलर से लड़वाया जाए जो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो, तो वो थोड़ी उससे जीत पाएगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आयरन डोम सिस्टम ने बहुत ज्यादा रॉकेटों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया था, लेकिन हजारों रॉकेट इजराइल के रिहायशी इलाकों में जा गिरे, जिससे करीब 250 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच किस बात का विवाद है। शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि उनके बीच अस्तित्व की लड़ाई है। जैसे अगर आपके घर में कोई दूसरा रहने आ जाए और कुछ दिनों बाद वो आपके ही घर से आपको निकाल फेंके और कहने लगे कि ये मेरा ही घर है, तब आप पर क्या बीतेगी। ठीक ऐसा ही फिलिस्तीनियों के साथ हुआ। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया था। अर्थात 100 साल पहले जहां आज का इजराइल है वहां पर फिलिस्तीन का राज था, लेकिन कुछ सालों बाद जब वहां पर यहूदियों की संख्या अधिक हुई तो उन्होंने फिलिस्तीनियों को भगाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये सब करना यहूदियों की मजबूरी भी थी, क्योंकि यूरोप में उस समय हिटलर यहूदियों का खार बनकर बैठा था। तब हम कह सकते हैं कि यहूदियों के पास उस समय केवल 2 ही रास्ते थे, या तो यूरोप लौटकर हिटलर के हाथों मरने का, या फिर वो अब जहाँ पर पहुंच चुके थे उसे ही अपनी सरजमी बनाने का। और यहूदियों ने दूसरा रास्ता अपनाया। फिर यहीं से शुरू होता है फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच की नफरत और संघर्ष का दौर। ये संघर्ष आज भी जारी है। बाकी अगर आप डिटेल में इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को समझना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। इन रॉकेट हमलों से सैकड़ों इजरायलियों की मौत के बाद राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी और कहा कि ये युद्ध है और हम इसे जरूर जीतेंगे। जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, जिसके जासूसों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिस मोसाद का खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि CIA और रॉ भी उससे डेटा मांगती हैं, और यूट्यूब पर जिसके बारे में वीडियो भरे पड़े हैं। और वो क्या कर रही थी जब इजराइल पर रॉकेट हमलों की तैयारी हो रही थी। ऐसा तो है नहीं कि फिलिस्तीन में 5000 रॉकेट अचानक से पैदा हुए और सुपरमैन की तरह इजराइल की ओर उड़ गए। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग रही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं मोसाद को ये सब पता हो और इजराइल चाहता हो कि ये युद्ध शुरू हो और सारी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हो जाए और इजराइल बड़ी ही आसानी से फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा दे। अब आप लोग कह रहे होंगे कि फिलिस्तीन को जब पता था कि ये युद्ध वो कभी जीत नहीं पाएगा तो उसने आक्रमण किया ही क्यों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, ये विदेशी मुस्लिम देशों के जो राष्ट्रपति होते हैं इनमें दिमाग होता ही नहीं, ये पैदाइशी बुद्धू होते हैं। ये मूर्ख उस देश से जा भिड़ा जिसने 6 दिन में 6 अरब देशों की सेनाओं को चकनाचूर कर दिया था। और अगर 1% मैं मान भी लूं कि इजराइल की महा खतरनाक सेना से ये युद्ध जीत भी जाते हैं, तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? तो क्या भारत चुप बैठेगा? क्या फ्रांस और ब्रिटेन चुप बैठेंगे? ये सारे मित्र देश फिर इजरायली सेना को संगठित करेंगे और फिर एक बार हमला करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिलिस्तीन 100 सालों तक इजराइल से अगर युद्ध करता रहे तो भी वो इजराइल को नहीं झुका सकता। और फिर मैं अगर मान भी लूं कि इजराइल युद्ध हार जाए, तब पता है क्या होगा? अमेरिका जो इजराइल का परम मित्र है वो यूएनओ में इजराइल के सपोर्ट में प्रस्ताव पारित कर देगा, और यूएनओ में जितने भी स्थायी सदस्य हैं सबके सब इजराइल के समर्थक हैं। और रूस और चीन तो ये इस युद्ध में न्यूट्रल है। ये दोनों देश वैसे भी वीटो लगाकर अमेरिका का गुस्सा नहीं झेलना चाहेंगे, और वैसे भी फिलिस्तीन कौन सा इनका चाचा लगता है जो इसके लिए वो अपना वीटो खर्च करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि विदेशी राजनीति में कोई किसी देश का मित्र या दुश्मन नहीं होता। जो शक्तिशाली होता है सबके सब उसी के मित्र होते हैं। और एक बात और है, जो फिलिस्तीन है उसके जितने भी सपोर्टर देश हैं वो सारे के सारे पहले से ही मरे मराए हैं।
चाहे आप पाकिस्तान को ले लो या फिर लेबनान को, दोनों ही भाई भिखमंगे हैं। ये क्या फिलिस्तीन को सहारा देंगे? एक तो फिलिस्तीन का राष्ट्रपति बुद्धू, दूसरा इसके सारे सपोर्टर देश भिखारी हैं, और तीसरी सबसे अहम बात, वहां पर कोई भी इंडिया फ्यूचर चैनल नहीं है ना जो उन्हें इतनी गहन राजनीति समझाए। हमारे देश में बहुत से राष्ट्रभक्त मुस्लिम पाकिस्तानी राष्ट्रभक्त मुस्लिम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद में मुस्लिमों को मारा था, जिसके विरोध में फिलिस्तीन ने रॉकेट दागे थी। तो चिंता मत करो, आप हमारे इंडिया फ्यूचर परिवार का हिस्सा हो। यहाँ पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 साल पहले जब भारत पर पुलवामा हमला हुआ था, जिसके जवाब में हमने पाकिस्तान पर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, हम चाहते तो उस समय गुस्से में आकर फाइटर जेट पाकिस्तानी शहरों की तरफ भी मोड़ सकते थे और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के शहरों में तबाही मचा सकते थे। और तो और पाकिस्तान तो वैसे भी हमारे सामने बेबस, लाचार और बेकारी है। उस समय पर पाकिस्तान पर युद्ध थोप सकते थे और सारी दुनिया हमारे सपोर्ट में रहती, लेकिन फिर भी मोदी जी ने ये नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध कितना खतरनाक होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब इजराइल के लिए मैं बोल रहा हूँ या फिर मैं फिलिस्तीन के लिए, तो मैं ये सब केवल और केवल फिलिस्तीन के लिए बोल रहा हूँ। कैसे? चलिए जानते हैं। जब अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था जिससे आपकी भावनाएं आहत हुई थी, तो इसके विरोध में फिलिस्तीन 2-4 रॉकेट दाग देता, 10-15 लोगों की जान ले लेता है, लेकिन नहीं, इन्हें तो 5000 रॉकेट दागने थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिलिस्तीन अपने जाल में खुद ही फंस गया। इजराइल पहले से ही चाहता था कि तुम बस एक बार युद्ध का निमंत्रण तो दो, तुम्हारा सफाया करने हम तैयार बैठे हैं। अब समझ आई इजराइल की रणनीति, क्यों उसने युद्ध का आगाज किया। मुझे यह बात अभी तक समझ नहीं आई कि ना तो फिलिस्तीन के पास सेना है, ना ही परमाणु बम और ना ही किसी बड़े देश का समर्थन, फिर कैसे कोई देश इतनी बड़ी मूर्खता कर सकता है। अब यह भी जान लेते हैं कि ये युद्ध कहीं तीसरे वर्ल्ड वॉर का सिग्नल तो नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यह युद्ध 20-30 दिन में खत्म हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिलिस्तीन यहाँ पर एक छोटी सी चाल चल लेता है और इस्लाम के नाम पर OIC के 56 देशों के सामने इस्लाम का रोना रोने लगे, और सपोज कीजिए कि 56 देशों की सेना इजराइल पर हमला कर दें, तब भाई लोग इजराइल इस सेना से नहीं जीत सकता। अब इस समय पर क्या होगा? अमेरिका अपने मित्र को इस संकट में देखेगा तो शायद अमेरिकी सेना इन 56 मुस्लिम कंट्रीज पर हमला कर दे, और अगर अमेरिका इस युद्ध में कूद गया तो उसके साथ फ्रांस, ब्रिटेन पीछे पीछे कूद जाएंगे। अमेरिका जहां जहां चलता है वहां नाटो के 30 देश पीछे पीछे आते हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि नाटो के 30 देश भी इजराइल के समर्थन में अपनी सेनाएं उतार देंगे। लेकिन जब रूस और चीन यह देखेंगे कि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, तब जाहिर सी बात है कि ये दोनों देश फिलिस्तीन के साथ हो जाएंगे और शुरू हो जाएगा तीसरा वर्ल्ड वॉर। इन सब के बीच हम यह जान लेते हैं कि भारत का स्टैंड किस देश की ओर होना चाहिए। तो अगर यह युद्ध सामान्य रहा और इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य ही रहा, तो हमारा स्टैंड निश्चित रूप से इजराइल की ओर होना चाहिए, क्योंकि इजराइल वह देश है जिसने हर मुश्किल में हमारे देश का साथ निभाया है। जब 1999 के कारगिल युद्ध में अमेरिका ने हमारी सहायता करने से इनकार कर दिया था, तब इजराइल ही सामने आया था। इसके अलावा कश्मीर के विवाद में हमेशा ही इजराइल ने हमारा साथ दिया है। ऐसा लगभग एक भी मामला नहीं है जिसमें इजराइल ने हमारा विरोध किया हो। इजराइल शुरू से ही हर मुश्किल परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहा, तो इस परिस्थिति में हम यार उसे कैसे अकेला छोड़ दें। इन सब के अलावा इजराइल और पाकिस्तान में भयंकर दुश्मनी है। पाकिस्तान यह मानता ही नहीं कि इजराइल नाम का कोई देश है। तो वैसे भी चाणक्य ने कहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो एक रिश्ता तो ऐसा है हमारा इजराइल के साथ। अब चलिए यह भी जान लेते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तब हमें किस ओर होना चाहिए। तो हमें इस ओर होना चाहिए कि हमें किसी भी ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने शक्तिशाली देश जब इजराइल के समर्थन में आएंगे तो जीत इजराइल की ही होगी। जैसे जब आपको पता है कि आपका दोस्त लड़ाई जीतेगा ही, तो क्यों हम अपने हाथ पैर तोड़वाने लड़ाई में जाएं। अगर हमारा दोस्त लड़ाई हार रहा होता ना, तब हम जाते। और वैसे भी अगर विश्व युद्ध होता है ना, तो ना तो अमेरिका सुपर पावर बचेगा, ना ही चीन की सेनाएं बचेंगी और ना ही रूस के हथियार बचेंगे। इस युद्ध में केवल वही देश बचेगा जो इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे स्टूडेंट्स जो इजराइल में पढ़ने के लिए गए हैं, तो उन्हें अब भारत लौटना पड़ेगा। और जो दूसरी परेशानी है वह यह है कि
भारत से जो लोग इजराइल में काम करने गए हैं उन्हें भी भारत लौटना पड़ेगा। तो एक तो हमारे देश में पहले से ही बेरोजगारी है, दूसरा इतने सारे लोगों को हम रोजगार कैसे देंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, हमने चीन को काउंटर करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की सहमति जो G20 में सारे देशों से ली थी, उसका एक भाग इजराइल से होकर भी गुजरता है। तो अगर यह युद्ध नहीं रुका तो हमारा प्रोजेक्ट रुक जाएगा, अर्थात चीन का गला दबाने के लिए जो प्रोजेक्ट हम चला रहे थे, इस युद्ध की वजह से उस चीन का गला छूट जाएगा। इसके अलावा भविष्य में तेल की कीमतों के भी बढ़ने के आसार यहीं से दिखने लगे हैं। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में यह जानेंगे कि आखिर फिलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्यों हैं और यह विवाद अभी तक क्यों नहीं सुलझ पाया है। तो भाई लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, कुछ ही दिनों में मैं वो भी लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।